था कि कृषि के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके बाद जो है 1994 में जब कमला बेनीवाल राजनीति में आई तो 1970 में उन्हें वहां का मेंबर बनाया गया और उसके बाद जो है उस पूरे जमीन की जो लीज मिली थी वो महज 20 सालों की थी, इसको बढ़ा के 25 साल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से जब सरकार ने सारी चीजें वापस ले ली उनसे, लीज 25 साल के खत्म होने के बाद, और सरकार ने वहां पे फैसला किया कि उस पूरे जमीन में से 90% जमीन पर जो है सोसाइटी बनाया जाएगा। तो उस लिहाज से जो है जो पूरी सोसाइटी थी उसने जो है क्लेम किया कि हमें वहां की राइट्स चाहिए, हमें वहां पे कुछ मकान चाहिए, जिसके तहत सरकार ने उन्हें 219 सोसाइटी के जो घर है उनको अलॉट किए। और उसमें इस पूरे प्रकरण में जो है जिस तरीके से जो नाम आ रहा है 15 लोगों के साथ साथ कमला बेनीवाल का भी नाम आ रहा है। और उस लिहाज से जो है 27 अगस्त को जो है सुनवाई होनी है। और इससे पहले जो है 15 मई को भी ट्रायल हुआ था और उसमें जो है कमला बेनीवाल का नाम नहीं आया था, बाकी 15 लोगों को नोटिस भेजा गया था। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त कमला बेनीवाल जो है राज्यपाल के तौर पर मौजूद थी और इस वजह से इसी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ने की वजह से उनके पास नोटिस नहीं गया। लेकिन जब से वो राज्यपाल से हटी है उसके बाद से लगातार अगर हम उनकी मुश्किलों की बात करें तो लगातार वो मुश्किलों में बनी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बताएं तो जिस तरीके से जो राजनीति की अगर हम बीजेपी की खास करके बात करें तो बीजेपी ने कहा था कि हम बदले के भाव से कोई काम नहीं करने वाले। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त कमला बेनीवाल की अगर बात की जाए, उनके संबंध जो हैं वो पहले गुजरात की राज्यपाल रही हैं और उस दौरान जो है तमाम विवाद छिड़े हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला बेनीवाल के बीच। तो इस तरीके से एक तरह से इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले उनकी बर्खास्तगी हुई मिजोरम के राज्यपाल के तौर पर और उसके बाद अब एक बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आ रहा है और उसमें जो साफ तौर पर वो मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। तो इस तरीके से राजनीति जो है उनके साथ होती दिख रही है। इसे एक संजोग मात्र समझा जाए या वाकई में राजनीति हो रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे एक चीज बिल्कुल साफ है कि कमला बेनीवाल इस वक्त मुश्किलों में साफ तौर पर घिर चुकी है। अब बात करते हैं जिस तरीके से बात हो चली कमला बेनीवाल की, वो मुश्किलों में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुश्किलों में डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल बीजेपी को। ताजे मामले में उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो पूरी पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ डाले और साथ ही साथ खरीदने की कोशिश कर रही है, मंत्री पद का लालच दे रही है। ये सब कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का और उनका कहना लाजमी भी है कि जिस तरीके से जब अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जंतर मंतर पे जिस तरीके से लोगों को बुलाया था और सभा को संबोधित किया था और उस संबोधन में जो भीड़ जुटी थी, जितनी लोगों की संख्या आई थी, वो अपने में ऐतिहासिक थी और एक तरह से कह सकते हैं वो आई ओपनिंग इंसिडेंट था अगर बीजेपी के लिए खास तौर पे बात करें। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने में जब से सरकार बनी है बीजेपी की, उसके बाद से लगातार दबाव में है बीजेपी और उसका ताजा एग्जाम्पल जो है अगर उदाहरण की बात करें तो उत्तराखंड के उपचुनाव 3 सीटों पर और उसके बाद जो है वहां पर जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी साफ तौर पर बीजेपी की नाकामी देखने को मिली। तो जिस तरीके से जो एक हाइप बना हुआ था नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, उम्मीद थी लोगों की कुछ बदलाव करेंगे, वो करने में विफल रही बीजेपी सरकार। साथ ही साथ अगर दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो चाहे वो बिजली हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है महंगाई। और ये जो महंगाई है वो अभी कांग्रेस का भी उसने साथ नहीं छोड़ा, बीजेपी का भी साथ नहीं छोड़ रही, या यूं कहें कि ये पार्टियां अभी साथ छुड़वाने के फिराक में नहीं दिख रही, क्योंकि ना उनका ये अंदाज है, ना ही वो उस अंदाज में काम कर पा रही है, ना ही उस तरह की प्लानिंग है। काफी उम्मीदें जताई थी पूरी, अगर हम दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें बीजेपी सरकार से, कि वो आएगी, महंगाई कम करेगी, भ्रष्टाचार कम करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें तो कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और ये इसको दुर्भाग्यवश कहा जाएगा कि किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से कल फैसला लिया गया है, अगर अधिकारियों के जितने भी मामले हैं उनको देखने को लेकर कि सीबीआई अगर जिस तरीके से कुछ वक्त देगी, उसके बाद अगर वो उसमें अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं या फिर कोई जवाबदेही नहीं देते हैं तो उसके बाद जो है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सीबीआई सीधे उनके ऊपर अप्रोच कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है बीजेपी की तरफ से लिया गया है ये, और भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए बिल्कुल ये जिस तरीके से जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने वो काबिल तारीफ है। लेकिन इस बात को हम बिल्कुल डिराई नहीं कर सकते कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस वक्त जो कुछ भी माहौल बना हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है।
और उसी की वजह है कि जो बौखलाहट है इस वक्त पूरे बीजेपी में देखने को मिल रही है। उपाध्याय की बात करें तो वो लगातार अपने बयान से पलटते रहते हैं। कभी बीजेपी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, कभी बीजेपी कहती है कि नहीं हम फिर से चुनाव में जाएंगे, फिर कभी बीजेपी कहती है कि अभी हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम उसके बाद बताएंगे। तो इस तरह की जो लगातार बयानबाजी हो रही है, इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में कमल झाड़ू से साफ हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कमल खिला है उस कमल को बचा पाना अब पूरी जिम्मेवारी जो है अमित शाह, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी कैबिनेट के हाथ में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को दिल्ली के आरआर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वे गुरुवार रात अपने घर में गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में गहरी चोट लगी थी। चोट लगने के कारण जो है उनको उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, सर का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, वो कोमा में भी चले गए। लेकिन उस दौरान जो है तमाम लोग जो है, तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, ये सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उनकी खबर लेने के लिए। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने भी जो है फोन करके उनका हालचाल लिया। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बेहद नाजुक स्थिति बनी हुई है जसवंत सिंह की और कोमा में जा चुके हैं वो। इस लिहाज से जो है डॉक्टर्स काफी मशक्कत कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अगर बात करें ठीक करने की तो कोशिश की जा रही है। और एक पॉजिटिव बयान भी कल शाम को जो है नितिन गडकरी की तरफ से आया था कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और बॉडी में कुछ सेंसेशंस दिखे हैं। तो जिस तरह से मूवमेंट की बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है उसके लिहाज से अगर हम बताएं तो इस वक्त जसवंत सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। और साथ ही साथ जसवंत सिंह को अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बीजेपी के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में सीट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो हार गए थे वो। उसके बाद कयास भी लगाए जा रहे थे कि फिर से वो बीजेपी में वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उससे पहले ही इस तरह की चीजें हो गई। तो बेहद जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। क्रिकेट के भगवान इस वक्त बेहद मुश्किलों में नजर आ रहे हैं और ये मुश्किल जो है उनके खेल से नहीं, उनके परफॉर्मेंस से है, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अगर 20 और दिन राज्यसभा की कार्यवाही में गायब रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। राज्यसभा में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड स्टार रेखा जैसे मनोनीत सदस्यों के सदन से गायब रहने का मुद्दा जोर शोर से उठा। आपको बता दें कि तेंदुलकर और रेखा मनोनीत होने के बाद न केवल बहुत कम दिन सदन में आए बल्कि बहुत कम समय बैठे भी। देखिए खास रिपोर्ट। क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का एक सांसद के रूप में प्रदर्शन बेहद खराब है। जब से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद मनोनीत हुए हैं, तब से लेकर अब तक संसद में सचिन की हाजिरी 3% है, यानी कि ना के बराबर। इस साल तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सदन में दर्शन ही नहीं हुए। क्रिकेट करियर के दौरान जब सचिन मैदान में फ्लॉप होते थे तो वो क्रिकेट प्रेमियों की आलोचना का शिकार होते थे। आज संसद में सांसद सचिन के खराब प्रदर्शन पर सियासतदान आलोचना कर रहे हैं। बजट सत्र में सचिन का गैर हाजिर रहना मुद्दा तूल पकड़ गया है। सदन में सचिन की गैर मौजूदगी का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। कुछ सांसदों ने क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का एक सांसद के रूप में प्रदर्शन बेहद खराब है। जब से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद मनोनीत हुए हैं, तब से लेकर अब तक संसद में सचिन की हाजिरी 3% है, यानी कि ना के बराबर। इस साल तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सदन में दर्शन ही नहीं हुए। क्रिकेट करियर के दौरान जब सचिन मैदान में फ्लॉप होते थे तो वो क्रिकेट प्रेमियों की आलोचना का शिकार होते थे। आज संसद में सांसद सचिन के खराब प्रदर्शन पर सियासतदान आलोचना कर रहे हैं। बजट सत्र में
सचिन का गैर हाजिर रहना मुद्दा तूल पकड़ गया है। सदन में सचिन की गैर मौजूदगी का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। कुछ सांसदों ने सवाल किया कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा क्यों नहीं आते। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन लोगों को सांसद चुना जाता है ताकि ये लोग संसद में मौजूद रहे और समाज में कुछ बदलाव पैदा कर सके, लेकिन ये तो संसद में दिखते ही नहीं है। वहीं अभिनेत्री रेखा की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ सांसदों ने मांग की है कि सचिन और रेखा की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने दोनों मनोनीत सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नियमों के तहत किसी सांसद की सदस्यता तभी खत्म की जाती है जब वो बगैर किसी जानकारी के सदन से लगातार 60 दिन तक गायब रहता है, लेकिन सचिन और रेखा के मामले में ऐसा नहीं है। सचिन और रेखा युवाओं के लिए आदर्श है। जब उन्हें राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया तो एक उम्मीद जागी कि राजनीति मुद्दों की शोर शराबे के बीच युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा, लेकिन अब तक सचिन सदन में 3 बार गए। इस दौरान उन्होंने एक बार भी बहस में हिस्सा नहीं लिया और न ही कोई सवाल किया, जिससे आज उनकी संसद सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। ये राजनीति नहीं है आसान, शायद यही कुछ सोच रहे होंगे इस वक्त सचिन तेंदुलकर। लेकिन इस पूरे मसले पर उन्होंने अपनी सफाई दे दी है और उन्होंने कहा है कि उनके बड़े भाई की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो संसद में मौजूद नहीं हो पाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खस्ता हाल सड़क और लचर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यूपी सरकार बेहद गंभीर दिख रही है और इसी के चलते कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कैबिनेट मंत्री उमा भारती और साथ ही साथ नितिन गडकरी से मुलाकात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी प्रगति के पथ पर। जी हाँ, सपा सरकार के रास्ते में जितनी चाहे अड़चने क्यों ना आए, लेकिन अब यूपी प्रगति के पथ पर है, जिसके लिए सपा सरकार एक से एक बढ़कर काम करती नजर आ रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है मंत्री शिवपाल यादव की केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात। जी हाँ, मंत्री शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की सड़कों और नदियों के विकास के लिए उमा भारती से मुलाकात की। चार भी बैठ थे और हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट थे और बुंदेलखंड से लेकर के पूरे प्रदेश के जो भी प्रोजेक्ट थे वो अब बहुत जल्दी, आज हमारी बातचीत हो गई, बहुत जल्दी ये हल हो जाएंगे और समय से पैसा मिल जाएगा और सभी जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश, उससे तो किसानों को लाभ होना है, जनता को लाभ होना है। पानी पीने से लेकर के जितनी भी दिक्कतें हैं अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी मंत्री शिवपाल यादव को पूरा आश्वासन दिया है। उमा भारती का कहना है कि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए हमेशा काम करेगी। देश के विकास को राजनीति से दूर रखना हमारी पहली पहल है। उत्तर प्रदेश अपनी सिंचाई की क्षमताओं को बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का हिस्सा बुंदेलखंड बहुत सूखा रहता है, उसकी सिंचाई की क्षमताएं बढ़ें। उसमें केंद्र की सरकार की तरफ से सहयोग में कभी कोई कमी रहेगी ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की होती है, उसमें हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब जनता कभी उसका शिकार बने, ना शिवपाल जी चाहेंगे और ना हम चाहेंगे। जिसके बाद शिवपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात में शिवपाल ने यूपी में सड़कों की मरम्मत और आगे सड़कों के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। शिवपाल यादव ने बैठक के बाद बताया कि नितिन गडकरी से उन्होंने 1300 करोड़ रुपए की मांग की थी, पर उन्होंने यूपी के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की थी और उनसे यूपी में नहरों की सफाई, सिंचाई व्यवस्था के लिए 1200 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं देखा जाए तो मंत्री शिवपाल यादव और सपा सरकार यूपी में जल्द से जल्द विकास चाहती है, जिसकी वानगी है ये मुलाकात। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीति से उठकर किस तरीके से जो है डेवलपमेंट, अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी करने में एसपी सरकार की मदद करती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे हाईकोर्ट ने मुश्किलों में डाल दिया है केंद्र सरकार को।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं इस वक्त किस तरीके से हाईकोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को मुश्किलों में डाला है। हलफनामे के बावजूद ई रिक्शा पर प्रतिबंध हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ई रिक्शा को मोटर वाहन एक्ट के अधीन लाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत हलफनामे में प्रस्तावित ई रिक्शा नियमों को कैबिनेट से मंजूरी कराकर कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश होगी, परंतु यदि कोर्ट तब भी नहीं माना तो फिर एक्ट में संशोधन के लिए संसद का दरवाजा खटखटाने के अलावा सरकार के सामने कोई और चारा नहीं बचेगा। फिलहाल सरकार ने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसे सोमवार तक मंत्रिमंडल से मंजूर कराकर कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया जाएगा। यदि इस पर भी कोर्ट के प्रतिबंध नहीं हटाया तो सरकार इन नियमों को प्रस्तावित नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2014 का हिस्सा बनाएगी। तो जिस तरीके से अगर हम ई रिक्शा की बात करें तो जो बैन इस वक्त लगा हुआ है उसके ऊपर, उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। फूलन देवी की हत्या के मुख्य आरोपी अभियुक्त शेर सिंह राणा को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में बाकी के 10 आरोपियों को कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। राणा की हत्या की कोशिश, साजिश रचने का आरोप उनके ऊपर लगा है। उसकी सजा का ऐलान 12 अगस्त को होगा। फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे, जिसमें एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी के 11 में से एक शेर सिंह को छोड़कर बाकी सब 10 आरोपियों को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने जनता की सुरक्षा की सहूलियत के लिए एक नया ऐप जारी किया है। इस एप्लीकेशन के बाद दिल्ली पुलिस अब ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकेगी। इसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस ऐप के बाद दिल्ली पुलिस की कामों में कितना सुधार आएगा, दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। PCP ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली के तमाम आला अधिकारियों ने इस मौके पर शिरकत की। पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने बताया कि ऑनलाइन FIR करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल पर एक साथ उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने काफी सराहा है। जनता के साथ में क्राइम होता है, जनता पुलिस थाने जाती है तो उसकी शिकायत वहाँ पर ठीक से दर्ज नहीं होती, या व्यक्ति संकोच करता है या पुलिस वाला संकोच करता है। तो उसके लिए कई प्रकार के उन्हें मोटिवेशनल कदम उठाए ताकि हमारे पुलिस अफसर जब भी कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आए जिसके साथ में कोई क्राइम हुआ हो तो उसके ऊपर तुरंत अगर कॉग्निजेबल है तो FIR दर्ज करें। 27 फरवरी से हमने नहीं सोचा था कि इतने लोग इस वेब बेस्ड एंड सेल फोन बेस्ड एप्लीकेशन का लाभ उठाएंगे। तकरीबन 3,80,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इंटरनेट और सेल फोन के जरिए इस एप्लीकेशन के द्वारा अपनी लॉस रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मौके पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस की काफी सराहना की और दिल्ली पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही ये ऐप लॉन्च किया जा सकेगा, जिसके तहत FIR की कॉपी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन ही डाउनलोड की जा सकेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है PCC ऐप। अब इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, केवल भारत में ही नहीं सारी दुनिया में यह युग जो चल रहा है, यह हाई टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, यहां के पुलिस कमिश्नर और अपने सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में वह किसी से पीछे नहीं है, इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। हमारी यह दिल्ली पुलिस पूरे हिंदुस्तान की एक मॉडल पुलिस बन जाए और हमारा यह दिल्ली स्टेट एक मॉडल स्टेट बन जाए। इसके साथ ही आयुक्त ने कहा कि सामान खोने की शिकायत के लिए ऐप जारी करने के बाद 27 फरवरी से अब तक 3,82,000 से अधिक लोग इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं।
उम्मीद है एफआईआर भी ऑनलाइन होने से लोग ज्यादा निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दर्द, बेबसी और सियासत, इनके बीच सिसकती एक लड़की। वो लड़की जिसके साथ वो हर कुछ हुआ जिसे सुनकर कोई भी सहम जाएगा। मेरठ के सराव में एक युवती को जबरन धर्म परिवर्तन और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार। सरकार की संवेदनाओं पर चोट करता है ये सब कुछ। अब इस घटना पर सियासत भी होने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। इस लड़की के शरीर को ही जख्म नहीं दिया गया, जख्म इसकी आत्मा को भी दिए गए, ऐसे जख्म जो ताउम्र से झकझोरते रहेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ और सरकार के राजधर्म पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो चोट उसकी आत्मा को लगी है उसका हाल कैसा है। इस लड़की का परिवार सदमे में है और हत्यारों को फांसी की मांग कर रहा है। खरखौदा थाने की पुलिस को इस लड़की की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं और समस्या सिर्फ खरखौदा पुलिस की ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर थानों की पुलिस कार्रवाई शुरू ही तब करती है जब इंतहा हो जाती है और पीड़ित के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी फितरत में तो सिर्फ इतना है कि जांच की जा रही है। सत्ता में बैठे सूरमाओं को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस सियासत करनी है और दुख व्यक्त करना है। केंद्र राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकार दूसरे राज्यों के अपराध का ग्राफ गिनाता है। जुलाई ये वो तारीख है जब इस लड़की के गायब होने की खबर आई और तब से लेकर अब तक खरखौदा पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति ही करती रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। इस तरह के मामलों में एसपी के नेता खुद बोलते हैं कि अगर हम बलात्कार की बात करें तो हम पूरे देश में 25वें नंबर पर हैं। और इस तरह के अगर बयान अगर उसी पार्टी के लोग देंगे तो आखिर कब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।